बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ये तुर्की पे मैं बना रहा हूँ और क्यों बना रहा हूँ इसके एक सॉलिड सी रीज़न है जो कि आपसे शेयर कर देता हूँ। रिसेंटली मुझे एक भाई ने कमेंट किया और उसने व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट किया। उसने कहा जी मैं आप मुझे तुर्की में लीगली इंटर करवा दें, बस आगे सेटल होना है या क्या करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने कहा जी मैं पहले ईरान के ज़रिए मैंने 2 नंबरी की, मैंने जाने की कोशिश की, पकड़ा गया और मुझे फैंटी लगी और उन्होंने फैंटी लगा के वापस भेज दिया। तो अब मुझे कोई ऐसा हल बताएं कि मैं बस लीगली इंटर हो जाऊं। तो उसने कहा जी मुझे ना आप इंटर करवा दें बस तुर्की में, किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट जो लगेंगे मैं आपको दूंगा। मुझे प्रोसेस नहीं पता, मैं किसी एजेंट के पास जाता हूँ, कोई एजेंट कहता है जी 4 लाख लगेगा, कोई 4.5 लाख, कोई 6 लाख, जिसका जहाँ पे जैक लग रहा है वो उतने पैसे ले रहा है तुर्की के वीज़ा के लिए। तो आप और दे भी विजिट वीज़ा ही रहा है, तो इसका क्या सीन है ये भी आपसे शेयर करता हूँ कि ये 4-4 लाख, 5-5 लाख या डन बेस में तुर्की का वीज़ा कैसे देते हैं और आपको खुद कैसे अप्लाई करना चाहिए अगर आप लीगली वहाँ पे इंटर होना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा यार इस पे मुझे वीडियो बना देनी चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस एंड हर चीज़ आपके सामने तुर्की को लेकर शेयर कर दूं, ताकि जो जो लोग तुर्की में लीगली इंटर होना चाहते हैं वो 2 नंबरी के रास्ते ना अपनाएं और ना अपनी जान को रिस्क में डालें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल सी शॉर्ट सी वीडियो है। प्रोसेस में इसमें आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं, सेम डे जाके सबमिट कर देने हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना एजेंट वाला किस्सा बता देता हूँ कि वो कैसे आपको डन बेस पे विजिट वीज़ा तुर्की का देते हैं। अच्छा, आप जब किसी एजेंट के पास जाते हैं ना कि यार मुझे तुर्की का वीज़ा डन बेस पे चाहिए, वो आपको क्या कहता है, वो आपको कहता है यार मुझे स्टेटमेंट आपकी चाहिए, मुझे आपका पासपोर्ट चाहिए, ID कार्ड, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, आप उसे बताते हो कि यार मेरे पास स्टेटमेंट भी है, मेरे पास पासपोर्ट भी है, फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है, सारे डॉक्यूमेंट जो आगे मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। आप उसको बताते हैं ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ता है और आपको वो ये कहते हैं कि यार आपने 50,000 पहले देना है, 50,000 रुपये आपने पहले देना है और बाकी आपने तब देने हैं जब आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप उसे 50,000 दे देते हैं और बाद में वो आपका प्रोसेस करता है, आपसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ता है, एम्बेसी में जाके आपके ज़रिए आपको लेके जाता है साथ, इंटरव्यू वगैरह आपका जो फॉर्म होता है वो फिलअप करता है और इसके अलावा आपकी वीज़ा फ़ीस दे देता है। वीज़ा फ़ीस 22 से 25,000 है तुर्की के विज़िट वीज़ा की फ़ीस, वो पे करता है और आपके एंटीएन वगैरह बना लेता है। ठीक है, वो फ्री बन जाते हैं घर बैठे। मतलब कि ये कि वो टोटल 25 से 30,000 रुपये में आपके ऊपर खर्च करता है, वो जो आपने 50,000 दिया उसमें से ही 30,000 आपके खर्च करके आपका उसने विज़िट वीज़ा अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, अब अगर तो वीज़ा लग गया तो वो आपको कह देगा हाँ जी भाईजान 4 लाख की बात हुई थी, वीज़ा आपका आ गया है, तो आप जो है वो मुझे बाकी 3 लाख रुपया दे दें या 3.5 लाख, जितनी भी आपकी उसके साथ डील हुई है। अगर वीज़ा नहीं लगता, रिजेक्शन आ जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, वो आपको रिजेक्शन पेपर दे के कहेगा कि भाई आपकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। क्योंकि देखिए एम्बेसी तो नहीं ना ये कहेगी कि एजेंट ने डॉक्यूमेंट नहीं ठीक सबमिट किए। एम्बेसी क्योंकि वीज़ा आपका अप्लाई हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट की वजह से एम्बेसी रिजेक्ट करती है तो वो आपका नाम मेंशन करके करेगी कि आपकी स्टेटमेंट नहीं ठीक। एजेंट ने क्या करना है, आपको कहना है यार आपकी स्टेटमेंट नहीं ठीक, एम्बेसी ने मुझे ये देखें रिजेक्शन लेटर दे दिया कि आपका, तो मतलब आपका जो किस्सा ख़त्म और जो 50,000 आपने दिया था वो ज़ाया। मतलब ये है एजेंट भी सेम यही प्रोसेस करते हैं जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। ठीक है, फ़र्क ये है कि वो आपसे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना जैक लगे उतना लेते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपका टोटल तकरीबन 50 से 60,000 खर्चा आएगा। ये तो थी एजेंट वाली गेम। अब आते हैं अगर बंदा खुद अपना वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की आपको चाहिए होगी। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है 3 महीने की, आप 6 की लगा सकते हैं, 4 की, 5 की, जितनी लगाना चाहे लगा सकते हैं। इवन के कुछ लोगों को 2 महीने की स्टेटमेंट लगा के भी वीज़ा मिला है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट वेल मेंटेन होती है। और तो आपकी स्टेटमेंट बहुत अच्छी है तो आप 2 महीने की भी अटैच कर सकते हैं। अगर आप नहीं तो आप कम से कम 3 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की, 1 साल की, जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट लगाना चाहे लगा सकते हैं। अब आते हैं इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 10 दिन का टूर अरेंज किया, आपने इरादा किया मैं 10 दिन के लिए जाऊंगा, तो आपने पर डे 200 US डॉलर, अमेरिकन डॉलर जो है $200 पर डे के हिसाब से आपके अकाउंट में होने चाहिए। जब आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपके वो बन जाते हैं $2,000। जब आप $2,000 को मज़ीद 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ज़रब देंगे, तो जितनी अमाउंट आती है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब आपके अकाउंट में 8 से 10 लाख रुपया कम अज़ कम होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा रखेंगे प्लस पॉइंट है, कम से कम 8 से 10 लाख रुपया होना चाहिए। ट्रांसैक्शंस की बात करते हैं, बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेन डॉक्यूमेंट यही है, बाकी तो 1-1.5 हफ्ते में बन जाएंगे।
अच्छा, बैंक स्टेटमेंट आपको बैलेंस भी मैंने बता दिया। अब ट्रांसैक्शन की तरफ आते हैं। एक हफ्ते में कम से कम आप 2 से 3 ट्रांसैक्शन करें, ठीक है। इससे ज़्यादा करना चाहे कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 से 3 ट्रांसैक्शन तो एक हफ्ते में लाजमी करें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एडिशनली आपने और चीज़ें ऐड करनी है, लाइक आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। आप अपने मोबाइल में बैलेंस करते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। पेट्रोल डलवाते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। ग्रॉसरी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। अपना चेक को यूज़ करें। जैज़ कैश किसी को पैसे करें, किसी को उसके अकाउंट में पैसे भेज दें, बाद में उससे निकलवा के ले लें। तो इस तरह मल्टीपल वेज़ के ज़रिए अपने अकाउंट को रन करें। ऐसा नहीं कि आप खुद ही जाएँ, आप पैसे जमा करवाएं और बाद में शाम को जाके एटीएम के ज़रिए निकलवा लें। ऐसा ना करें कि खुद ही ट्रांसैक्शन ना करें, मल्टीपल अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांसैक्शंस करें, ताकि वीज़ा ऑफिसर जो है उसको पता चले कि यार आपका रैंडमली बनी है स्टेटमेंट, आपने खुद स्क्रिप्ट करके नहीं बनाई वीज़ा लेने के लिए। ये आपकी रैंडमली, आप जिस चीज़ को लोगों को भेज रहे हैं, कभी किसी को भेज रहे हैं, ग्रॉसरी खरीद रहे हैं, रैंडमली बन रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब पर्सनस के लिए ये है कि आपकी सैलरी कम से कम ना 35,000 होनी चाहिए, 35,000 कम से कम होनी चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यार आपकी सैलरी कम से कम 50 से लेकर 70,000 रुपये के दरमियान होनी चाहिए, जो कि एक डिसेंट सैलरी है। मतलब 50 से 70,000 शो करेंगे, आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अप हो जाएंगे। लेकिन कम से कम आप 35,000 सैलरी भी शो करके वीज़ा ले सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एम्बेसी की तरफ से। अगर आपकी सैलरी 30 से 35,000 है तब भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा मिल जाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अपना बिजनेस लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, आपका नेशनल टैक्स नंबर यानी NTN, ये चीज़ें चाहिए होंगी। तुर्की के विजिट वीज़ा के लिए टैक्स रिटर्न आपको नहीं चाहिए होती, लेकिन रिकमेंडेबल होती है कि आपको लगानी चाहिए, ठीक है। आपको एक आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और टिप है कि वो ये है कि अपना जो टूर प्लान है वो जितना हो सके कम दिन का रखें। आप 7 दिन का कर लें, 10 दिन का कर लें। 10 दिन से ज़्यादा, या मैक्सिमम करना है तो 14 दिन से ज़्यादा अपना टूर अरेंज कभी भी ना करें, ठीक है। जब आप 1 महीने का टूर अरेंज करते हैं ना, 1 महीना पूरा लिख देते हैं कि मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, वहाँ पे भी जाऊँगा। एक तो आपको अकाउंट में बैलेंस उतना ही फिर ज़्यादा शो करना पड़ता है, और दूसरे नंबर पे वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो जाता है, ये 30 दिन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है कि मुझे किसी तरीके से इस कंट्री में 30 दिन तुर्की में मिल जाए ताकि मैं जॉब अपने लिए ढूंढ सकूँ, ठीक है। तो वो समझ जाता है कि बंदा सेटल होने के लिए जा रहा है, हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा वहाँ पे जाके। तो आपने क्या करना है, आप जितना कम दिन का वीज़ा अप्लाई करेंगे ना, वीज़ा ऑफिसर उतना ही सेटिस्फाइड हो जाता है कि यार इसके पास वाकई टाइम नहीं है, इसका बिजनेस या जॉब ये बैक वापस आना चाहता है, करना चाहता है, इसीलिए अपना जो है वो कम दिन का ये टूर रख रहा है। तो 7 दिन का कम से कम रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का टूर रखें, बस इससे ज़्यादा ना रखें। अच्छा, बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो नॉर्मल, जैसे पासपोर्ट है, ID कार्ड है, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स होती हैं, आपका पासपोर्ट है, FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपकी शादी हुई है तो बीवी बच्चों के साथ अपना FRC बनाएं। मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं भाई, MRC, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं FRC और चीज़ है, MRC और चीज़ है। भाई FRC अगर आप शादीशुदा तो अपनी बीवी बच्चों के साथ बनाएं, अगर शादीशुदा नहीं है तो अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ बनाएं। जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है ना, MRC जिसे लोग कहते हैं, उसे मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट होता है आपका निकाहनामा, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाएं, अटैच कर दें साथ, ये होता है आपका MRC। उसके अलावा आपकी होटल की रिजर्वेशन होती है, टिकट की रिजर्वेशन होती है, कंफर्म नहीं करनी, सिर्फ रिजर्व करवा लें चल जाती है। और इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस जो कि 30,000 यानी 30,000 यूरोस को कवर करती हो, यानी $50,000 US डॉलर को, और 30 या फिर 30,000 यूरोस को कवर करती हो, ठीक है जी। इसके अलावा अब आता है बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, लगाने होते हैं। कवर लेटर जिसे हम ट्रैवल प्लान कहते हैं, यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जब अपनी फ़ाइल देखें, आप जब तुर्की की एम्बेसी या एनाटोलिया के ऑफिस में जाते हैं ना, आप अपनी फ़ाइल देते हैं, तो जो बंदा आपसे डॉक्यूमेंट रिसीव करता है ना, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट नीचे रखता है, चाहे वो आपकी स्टेटमेंट है, पासपोर्ट है, हर चीज़ है, रिटर्न्स हैं, NTN है, हर चीज़ आपकी नीचे रखेगा। सबसे ऊपर आपका कवर लेटर रखता है। जब उसने वीज़ा ऑफिसर को पेश करने हैं ना आपके डॉक्यूमेंट, उसने सबसे ऊपर आपका कवर लेटर रखना है। रीज़न सिंपल सी होती है कि जो वीज़ा ऑफिसर है ना, वो कवर लेटर को देख के डिसाइड करता है कि मैंने इसकी फ़ाइल पूरी देखनी है कि नहीं। अगर आपके कवर लेटर में जान नहीं है ना, वो दूसरे डॉक्यूमेंट ही नहीं आपके देखेगा, वो सिर्फ कवर लेटर ही देख के रख के रिजेक्शन पेपर आपको साथ लगा देगा। लेकिन अगर आपके कवर लेटर में जान है ना, फिर वो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट एनालाइज करके आपको वीज़ा की अप्रूवल देगा। तो अब जो कवर लेटर होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये होता है। बहुत सारे लोग गलती क्या
क्या करते हैं, उन्होंने एक फॉर्मेट डाउनलोड किया होता है गूगल से, वो उसी को कॉपी करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन एडिट करते हैं और बाद में, यार ठीक है आप कॉपी करें, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करें, लेकिन उस कंटेंट को कॉपी करें जो कि एक हफ्ता 2 हफ्ते पुराना हो। जो एक साल 2 साल पुराने फॉर्मेट है उनको कभी भी पिक ना करें, उनको बहुत सारे लोग यार यूज़ कर चुके होते हैं। तो अगर आप भी वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे, वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगा तो वो तो पता चल जाएगा उसको कि यार ये भी दूसरों की तरह कॉपी करके आ गया, ये भी फेक ही है, वो आपका रिजेक्ट कर देगा। तो आप अपना कवर लेटर यूनिक बनाएं, कोशिश करें आपके जहन में जो भी है ना कि यार मैं वहाँ पे जाके ये करूँगा, मैं ये करूँगा, गलियों में फिरूँगा, अब मैं स्ट्रीट फूड खाऊँगा, मैं स्ट्रीट एक्सप्लोर करूँगा, कुछ भी आपके जहन में है ना आप वो लिख दें। इससे ये होगा कि आपका कवर लेटर एक यूनिक चीज़ बन जाएगा। वीज़ा ऑफिसर ने पहले वो कवर लेटर नहीं देखा होगा। देखो यार, जो आपके माइंड में चल रहा है ना वो कभी भी मेरे, ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपके माइंड में चल रहा है वो सेम मेरे माइंड में भी चल रहा हो। आपके माइंड में जो चल रहा है ना वो आप ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप उसको एक कवर लेटर बना लेंगे ना, आप अपने माइंड में जो सोच रहे हैं अपने टूर को लेके, वो आप कवर लेटर की सूरत में बना लेंगे ना, वीज़ा ऑफिसर के पास जब जाएगा तो उसको एक यूनिक चीज़ लगेगी, उसे एक डिफरेंट चीज़ लगेगी। वो कहेगा कि यार ऐसा कवर लेटर मुझे पहले नहीं मिला, इट्स मीन कि ये बंदा जेन्युइनली टूरिस्ट है और अप्लाई करना चाह रहा है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए एनटीएन बनवा सकता हूँ, टैक्स रिटर्न बनवा सकता हूँ, इंश्योरेंस आपकी बनवा सकता हूँ, होटल बुकिंग करवा सकता हूँ, टिकट बुकिंग अरेंज करवा सकता हूँ। इसके अलावा आपके लिए कवर लेटर जिसे ट्रैवल प्लान कहते हैं ये आपको अरेंज करके दे सकता हूँ। बस ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं तुर्की के वीज़ा के लिए जो मैंने आपको सारे बता दिए, और जो मैं आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ वो भी मैंने आपको बता दिए। नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको हम फाइल मेंटेन करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फाइल सबमिट आपने खुद ही करनी होती है, हम सिर्फ आपको फाइल मेंटेन करके दे सकते हैं। आप उस फाइल को लेके जाएंगे और जाके आप अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हैं। अब आते हैं सबमिट डॉक्यूमेंट कहाँ करने होते हैं। आप जब अपनी फ़ाइल मेंटेन कर लेते हैं, फ़ाइल आपके हाथ में आ जाती है बन के, तो आपने जाना होता है हर शहर में। पहले जैरिस के ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब जैरिस वालों के साथ तुर्की की जो एम्बेसी है, तुर्की की इमिग्रेशन है, उनका मुआहदा ख़त्म हो गया है। तो अब आप एनातोल या तो डायरेक्ट इस्लामाबाद चले जाएं एम्बेसी में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट दे दें। अगर आप डायरेक्ट इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते, आपके शहर में लाहौर है, कराची में भी है, आई थिंक सियालकोट में है, फैसलाबाद में है, इस तरह डिफरेंट सिटीज़ में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो अगर तो आपके शहर में है एनातोलिया का ऑफिस, तो आप एनातोलिया के कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना, सिंपली डॉक्यूमेंट पकड़ने हैं, एनातोलिया के ऑफिस जाके वीज़ा फ़ीस देनी है और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं, दैट्स इट। अगर आपके शहर में नहीं है तो आप किसी और शहर में भी जाके एनातोलिया के ऑफिस में डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एनातोलिया ऑफिस वाले आपसे पूछते हैं कि जनाब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, आप कहते हैं जी करने हैं, तो आपको कहते हैं वहाँ पे वेट करें, आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है जी, आप वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, कोई टोकन नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैमरा लगा होता है, वो आपके जैसे कोई बंदा इंटर होता है ना वो लिस्ट में देख लेते हैं, उसको लिस्ट में ऐड कर लेते हैं और बाद में जैसे उसका नंबर आता है वो खुद ही बुला लेते हैं। ठीक है, तो आप जब जाएंगे वो आपको कैमरे के ज़रिए पिक कर लेंगे और बाद में आपको बुला लेंगे। आपको जब वो बुला लेंगे आपसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ेंगे और आपको एक इंटरव्यू फॉर्म देंगे। इंटरव्यू फॉर्म में क्या होता है, आप पहले कहाँ घूम चुके हैं, आप शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, पहली दफ़ा जाना चाह रहे हैं, इस तरह के बेसिक से सवालात होते हैं, उनके आपने जवाब देने होते हैं, लिखने होते हैं, किसी ने आपसे पूछने नहीं है। इंटरव्यू फॉर्म होता है वो आपने फिलअप करना होता है वहीं पे बैठ के। ऐसा नहीं है कि बंदा आपके सर पे होगा और कहेगा इसे फिलअप करो, ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ सिंपल से आपको फॉर्म दे देना है, कहना यार वहाँ पे बैठ के फिलअप कर लो, आपने वो फिलअप करना है, अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है और उसको दे देना है। ठीक है जी, यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फ़ीस देनी है वीज़ा की 22 से 25 हज़ार, डॉक्यूमेंट देने, वीज़ा आपका अप्लाई हो जाएगा। एक आपको वो स्लिप दे देते हैं बाद में, वो स्लिप लेके आप घर आ जाएंगे। उसके बाद एक लेडी आपको कॉल करती है इस्लामाबाद एम्बेसी से, वो आपसे पूछती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, आप कहते हैं जी आए हैं। वो आपको कहती है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आप उसको रीज़न बताते हैं कि मैं फ़लाँ जगह के लिए घूमना चाह रहा हूँ। वो आपसे पूछेगी कौन सा बिज़नेस करते हैं आप, तो आप उसको बताएंगे मैं ये बिज़नेस करता हूँ। उसके बाद वो आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछेगी आप सालाना कितनी आमदन कमा लेते हैं और मंथली कितनी कमा लेते हैं, आप उसको वो बताएंगे। वो कॉल बंद कर देगी, थैंक यू बोलेगी और फ़ारिग। ठीक है, ये आपका इंटरव्यू भी हो गया। कॉल पे इंटरव्यू होता है बेसिक सा, ये जो मैंने बताया सिर्फ ये। और उसके बाद आपको 2 हफ्ते बाद कॉल आ जाती है एनातोलिया के ऑफिस से कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। पासपोर्ट जब लेके आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मेरा वीज़ा लगा है या रिजेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब ये सारा सिंपल सा तरीका है, इसमें ना कोई अपॉइंटमेंट है, ना कोई ऐसी बड़ी गेम है कि आपको एजेंट के पास जाना चाहिए या कंसल्टेंट कोई हायर करना चाहिए। ठीक है यार, आप अपनी फ़ाइल मेंटेन करवाने के लिए किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। एनटीएन, टैक्स रिटर्न, होटल, टिकट,
ट्रैवल प्लान, ये सारी चीज़ें बनवाने के लिए आप किसी भी ऑथराइज कंसल्टेंट के पास जाकर उससे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। कोशिश करने पे आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, और वो भी माइनर से चार्जेस। लेकिन अगर आप ये कहें कि यार मैं 4-4, 5-5 लाख रुपया लेके किसी एजेंट के पास जाऊँ, उसी को मुझे तुर्की का डन बेस पे भी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपना वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 60 से 70 हज़ार रुपये आपका टोटल खर्चा आएगा। अब जो लोग ईरान के ज़रिए तुर्की जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या है, आप सबसे पहले तुर्की का वीज़ा लें, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है। तुर्की का वीज़ा आप ले लेंगे, उसके बाद आप लें ईरान का वीज़ा। ईरान का जो विजिट वीज़ा है वो आपको ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है उनकी कौंसलेट में। फिर बाद में जब आपकी अप्रूवल आ जाती है तो आपको कौंसलेट जाना पड़ता है वो अप्रूवल लेके, और बाद में आपको जो ई वीज़ा मिल जाता है ईरान का। तो आप यहाँ से बाय रोड ईरान जा सकते हैं, ईरान से फिर तुर्की जा सकते हैं। ये प्रोसेस होता है ईरान के ज़रिए जाने का। तुर्की में जॉब्स बेइंतहा अवेलेबल हैं, आप बड़ी आसानी से जॉब मिल जाती है आपको। फैक्ट्री में मिल जाती है, लेबर कंस्ट्रक्शन में मिल जाती है, मतलब यार जॉब आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी तुर्की में। बगैर लैंग्वेज के, ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज की कोई टेंशन होगी, बगैर लैंग्वेज के आपको जॉब भी मिल जाएगी। वो पाकिस्तानी 60, 65, 70 हज़ार के करीब आपकी सैलरी भी लग जाएगी, और आप जो है वो अपना सर्वाइव करके थोड़ी बहुत इनकम भी अपनी सेव कर पाएंगे। और जैसे जैसे आपको लैंग्वेज आएगी, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अगर टीआरसी की बात करें, टीआरसी आपको थोड़ी सी मुश्किल हुई है। अगर आप किसी ऑथराइज्ड बंदे के साथ मिलके अपनी टीआरसी अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी चांसेस होंगे कि आपको टीआरसी मिल जाएगी। टीआरसी में भी मैं आपकी कोई ना कोई हेल्प कर सकता हूँ, वो मसला नहीं है, लेकिन तब जब आपको विजिट वीज़ा मिल जाएगा और आप तुर्की में चले जाओगे, ठीक है, तब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो टीआरसी भी आपको मिल जाती है, इतना मुश्किल थोड़ी सी हुई है लेकिन मिल जाती है, इतना भी इशू नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। एनीवेज इसमें एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुर्की से यूरोप कैसे जाएं, मतलब लीगली, इलीगल नहीं, डंकी वगैरह या बाय शिप वगैरह नहीं, लीगली हम तुर्की से जो यूरोप में कैसे इंटर हों, ठीक है। इसका एक सिंपल सा बेहतरीन हल है, वो ये है कि जब आप तुर्की में इंटर होते हैं ना, आप जॉब पे खड़े हो जाते हैं। तुर्की नहीं, आप तुर्की, दुबई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, जहाँ पे भी मौजूद हो, जिस थर्ड कंट्री पे भी मौजूद हो, जब भी आप जॉब पे खड़े होते हो ना, तो आपको चाहिए फ़ौरन अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लें अपनी टीआरसी के ऊपर, ठीक है। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, आपका ऑनर है या एम्प्लॉयर है, उसको आप कह सकते हैं कि मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, और जब आप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी तो आपकी स्टेटमेंट बनती जाएगी। इसी तरह आपने 6 महीने की स्टेटमेंट बनाए। ये जो दूसरे डॉक्यूमेंट तुर्की के लिए आपने यूज़ किए, एफआरसी वगैरह, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस बैंक स्टेटमेंट के साथ अटैच करें, और किसी भी यूरोपियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर लें वहाँ से। तुर्की में हर कंट्री के एम्बेसी मौजूद है, माल्टा की इवन के मौजूद है, तो आपको ईजिली वीज़ा मिल जाता है। क्योंकि आप अगर किसी थर्ड कंपेयर टू पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यूरोपियन वीज़ा के अगर 60% चांसेस है ना, तो अगर आप किसी और कंट्री, गल्फ से या तुर्की से या जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी और कंट्री से जहाँ पे आप जॉब पे सेटल्ड हैं ऑलरेडी, तो आपको 100% गारंटी होती है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो डंकी शंकी पे इतना पैसा लगाने की बजाय कोशिश कर लो, स्टेटमेंट बना लो, दूसरे डॉक्यूमेंट साथ अटैच करो, वीज़ा के लिए अप्लाई कर लो, खर्चा भी कम आएगा, और जहाज़ पे बैठ के आराम सुकून से भी जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस था जी तुर्की का। मैंने कहा यार एक बंदे को पड़ी है ईरान बॉर्डर क्रॉस करते हुए, तो बाकी जो है वो बच जाएँ इससे, और लीगल वे के ज़रिए यहाँ से तुर्की से यूरोप जा पाएँ। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई है या हेल्पफुल लगी है, लाइक करें। चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।